वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। फ्रेंड्स, आज क्या करेंगे हम MGPE 13 के पार्ट 2 वीडियो है ये। ठीक है, पार्ट 1 में करा चुके हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए नागरिक समाज, वो समझना ज़रूरी है। अगर नहीं देखा हो किसी ने पहले उसको देखिए। ठीक है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। पूरी मानवाधिकार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मानवाधिकार क्या है, प्लस इससे क्या फ़ायदे हैं, क्यों ज़रूरी हैं ये, प्लस के इनको विकास कैसे हुआ, ये कैसे आगे बढ़े, कहाँ से आई है, ये वाली बात मानवाधिकार की। तो ये क्या, मानवाधिकार वे अधिकार है जो इंसान को सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसने इंसान के रूप में जन्म लिया, बिना किसी जाति, धर्म और या देश के भेदभाव के। मतलब ये एक जन्म सिद्ध अधिकारों की बात की जा रही है। मानव अधिकार जो आपको पैदा होते ही मिल जाते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हो, आप जीवन जी सकते हो, समानता, गरिमा का, ये सारे अधिकारों के बारे में पढ़ना है। जिसमें क्या रहा है, गरिमा, समानता, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का। लड़का और लड़की में जो भेदभाव होता है वो अलाउ नहीं है। लोगों ने ये बात मान ली है, समझ लिया है कि भाई नहीं, लड़का लड़की बराबर नहीं है, दोनों अलग होते। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों को समान जीवन जीने का पूरा अधिकार है, गरिमा का पूरा अधिकार है। समानता क्या है, कानून की नज़र के सामने सब समान है, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ना, किसी भी प्रकार का, जाति के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पे ना हो, धर्म के आधार पे ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, स्वतंत्रता हो। ठीक है, ये सब चीज़ें पता है आपको। मुख्य दस्तावेज कहाँ से आ रहा है, ये इसका मेन बात, ये इसका ना मेन पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। ये तो आप बना के लिख सकते हो पर वाले, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य दस्तावेज, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR, 10 दिसंबर, इसकी डेट लिखी, एग्जैक्ट डेट लिखनी है इसकी, 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। इसमें बात उठी है सबसे पहले इसकी मानव अधिकारों की, कि भाई इंसान जो है उसके मानव के अधिकार हैं। जहाँ मानव का अधिकार नहीं है वहाँ उस देश में मानव का विकास नहीं हो सकता, फिर देश का विकास नहीं हो सकता। मानव अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मानव अधिकार का इतिहास और विकास की कहाँ से बात उठती हुई आ रही है। ठीक है, मेन तो यहाँ है कि जो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया, मेन बात जो मतलब मील का पत्थर जिसे कहा जाता है ना, वो ये है। मील का पत्थर साबित ये हुआ है। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है कि मानव अधिकार के लिए मील का पत्थर क्या साबित हुआ, तो उसके अंदर आपको ये वाली बात लिखनी है। एग्जाम्पल ये तो है कि डेफिनेशन, ये इंट्रोडक्शन है कि भाई मानव अधिकार क्या होते हैं, क्या होते हैं मौलिक अधिकार, मानव अधिकार। बट मेन जो मील का पत्थर है वो ये है, क्योंकि हम स्वतंत्र हो गए उसके बाद 1945 में जब वो UN वगैरह बन गए, उसके बाद की ये मेन चीज़ है जिसको सबने मान लिया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UN में सारे वो आ गए, UN मतलब यूनाइटेड नेशन में सारे मोस्टली देश शामिल हो गए, उसके बाद सबने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये इसलिए मेन कहा जा रहा है। लेकिन बात पुराने पहले टाइम से आ रही है। मानवाधिकार का विकास कहाँ कहाँ से हो रहा है, इसके ये क्या एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसको देखिए, सबसे पहले मैग्ना कार्टा आया 1215 में। कितनी पुरानी बात है, बिल्कुल पुराना हो गया। राज्य की शक्तियों को सीमित करने वाला पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था मैग्ना कार्टा 1215। अगर आप इसकी डेट्स भी याद नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, बस ऐसे लिख दो कि मैग्ना कार्टा से शुरुआत हुई है। फिर इसका सेकंड क्या आ रहा है, 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हो गया। जिस दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ है ना ब्रिटेन वालों से, उस वक्त इसने जीवन और स्वतंत्रता और सुख की खोज की बात की है कि स्वतंत्रता का नया युग स्टार्ट हो गया, कि भाई जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और अच्छी एक लाइफ जीने का, सुख की खोज का अधिकार है। यहाँ अमेरिका से स्टार्ट हुए हैं मानव अधिकार। ठीक है, मैग्ना कार्टा में बात कही गई, पर वो राजा की बात थी कि राजा की शक्तियों को सीमा करी जाए और जो जनता है, जो प्रजा, उसको भी शक्तियाँ दी जाए थोड़ी। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, मानवाधिकारों का वैश्विक नारा दिया गया था। मानवाधिकार का वैश्विक नारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया था कि भाई फ्रांस के अंदर जो भी गलत चल रहा है उसके खिलाफ क्रांति हो गई थी। फिर ये क्या, संयुक्त राष्ट्र बन गया। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वैश्विक शांति और अधिकारों की रक्षा के लिए UN की स्थापना हो गई। यहाँ पे भी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ही तो ये स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के अंदर पूरा प्रॉपर लिख के आना डेट के साथ। 10 दिसंबर 1948 में विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें इस लैंग्वेज में भी थे। तो इसमें 30 अनुच्छेदों में सभी में मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि भाई इंसान को मौलिक अधिकार, उसके मानव अधिकार दिए जाएंगे, ज़रूरी है। अगर कोई देश नहीं देता तो उसके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या चुनौतियां हैं, आज में क्या चुनौती है वर्तमान में। ठीक है, इसमें क्या है, प्रगति कैसे हुई है।
यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई गई है, ठीक है, UNHRC, इसको लिख दीजिएगा। इसकी सक्रिय भूमिका है, इसने बनाई गई है कि किसी भी देश में ह्यूमन राइट का वायोलेशन ना हो रहा हो। अगर हो रहा होगा तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका UN, वो प्रतिक्रिया करेगा। भारत में संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए, हमारे देश संविधान में दिए गए हैं 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार और मौलिक अधिकार के उपचारों का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय में भी अगर कहीं पे भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर भी अगर कहीं भी मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा तो ये क्या इंटरफेयर कर सकता है। महिला और बाल अधिकारों का वैश्विक कानून बनाए गए हैं महिला और बाल अधिकारों के लिए। अब चुनौतियों की बात करेंगे कि इन्होंने ये सब चीज़ें तो बना दी, लेकिन मानव अधिकार को से रिलेटेड चुनौतियाँ क्या आ रही है। युद्ध संघर्ष, देखो बार बार वॉर्स होते रहते हैं, आपने देखा है। यूक्रेन और गाजा पट्टी में आज भी वॉर चल रहा है। यूक्रेन और रूस वाला जो वॉर चल रहा है वो नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है। वहाँ भी लोग रह रहे हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, बमबारी हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, तो लोगों को क्या हो रही है, वहाँ पे हत्या हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उनके मानव अधिकार का क्या है, वॉयलेशन हो रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। शरणार्थियों का संकट, देखो एक देश में युद्ध चल रहा था, अब उन्हें पता है कि यहाँ हमारा मर जाना तय है, कि हम यहाँ रह ही नहीं सकते, हम मर जाएंगे यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं। तो उनके कितने ज़्यादा मानव अधिकारों का वो होता है उल्लंघन। उनको कोई अधिकार थोड़ी देते हैं हम, दूसरे देश वाले तरस करके खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन अधिकार थोड़ी देंगे। जो उनके खुद के देश में उनको प्रॉपर अधिकार मिले चाहिए था वो तो नहीं मिलते उन्हें। तो ये कि लाखों लोग घर बार से विवश हो जाते हैं, उनको छोड़ना पड़ जाता है मुसीबत के कारण, ठीक है। तानाशाही, कई देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबी हुई है। जैसे क्या है, किम जोंग उन का देश जो कि है नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। उसके जैसे और भी कई देश है जिसमें बोला गया कि हाँ लोकतंत्र है, लेकिन नाम का लोकतंत्र है, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है, जनता नहीं बोल सकती। गरीबी और आर्थिक असमानताओं से मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं। जिन भी देशों में लोकतंत्र है, सब कुछ है, सरकारें हैं, ठीक है, मौलिक आपने संविधान बना दिया, मौलिक अधिकार दे दिए, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जनता इतनी गरीब है, वो क्या ही कर लेगी गरीब जनता के लिए, किस काम के फिर मौलिक अधिकार, है ना। अगर वो कमा ही नहीं पा रहे, कुछ खा ही नहीं पा रहे, भूख से तड़पते हुए मर रहे, तो उनके मानव अधिकार, उनके मौलिक अधिकार का क्या। गरिमापूर्ण जीवन की बात चल रही है, जब इंसान के पास खाना ही नहीं है तो क्या ही गरिमा की जीवन जी लेगा, उसके पास क्या ही बचा। तो इनकी चुनौती यही आ रही, गरीबी जैसी समस्या है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं है। मानव अधिकार की बात करें, मानव अधिकार का पहले आप इंट्रो दे दो कि आखिर होते क्या हैं, फिर उसके बाद इसकी बता दो मानव अधिकार में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है, फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू हो रहा है कि इसका उद्घोषणा वाला, फिर इसके बेसिक बता दो, इसका विकास कहाँ कहाँ से होता आ रहा है, इसके पॉइंट्स मेन में बता दो। नहीं भी याद आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप, इतना कर लो कि ये, फिर इसके बाद ये, ठीक है। फिर इसकी चुनौती बता दो कि इसमें कमियाँ क्या क्या आ रही हैं। बस 2 से 3 पेज करने हो जाएंगे, 2 से ढाई 3 नहीं हो पाएंगे, 2 घंटे का पेपर है सिर्फ। अब ग्रामीण बैंकों की बात की जाएगी कि ग्रामीण बैंक क्या है। ग्रामीण बैंक सूक्ष्म वित्तीय क्रांति। ग्रामीण बैंक क्या होता है बेटा, छोटे छोटे गाँवों में बैंक बना दिए गए, जिससे क्या है, इन जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका क्या है फ़ायदा होगा। इन जैसे लोगों का जो बहुत ही गरीब लेवल पे जी रहे हैं ना, उनका फ़ायदा होगा कि अब उन्हें लोन वगैरह मिल जाएंगे और वो काम कर पाएंगे, ठीक है। ग्रामीण बैंक सूक्ष्म वित्तीय क्रांति, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी सी क्रांति है गांव वाले लोगों के लिए, गांव वाले लोगों को फ़ायदा होगा इससे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ने 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्टार्ट की। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका नाम प्लस ये डेट कि ग्रामीण बैंक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बांग्लादेश से हो रही है। बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे जितने भी लाइव रिपीटेड ही हैं, बट ये बहुत बार मैंने देखा है, तो इसको लिखना हो, शॉर्ट नोट में भी था ये और लॉन्ग में भी था। इसके मेन पॉइंट लिख लो, पहले इसका ये वाला पॉइंट लिखो, कहाँ से शुरुआत हुई। इसमें उन्होंने 2006 में नोबल शांति पुरस्कार भी मिला, इसके लिए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिला है। यह बैंक माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्तीय पर काम करते हैं। छोटे छोटे बैंक्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे लोन देते हैं, 10,000 5,000 का लोन दे रहे हैं बिना किसी गारंटी के, कोलेटरल के। गरीब ग्रामीण विशेषकार महिलाओं को छोटे लोन देना, छोटे छोटे लोन देना। देखो गरीब लोग हैं, उनको कितना ही अमाउंट चाहिए होता होगा, 5,000 6,000 10,000 बस, तो इतना क्या है वो ऋण देते हैं। उस ऋण से उनका बहुत फ़ायदा होता है, उनको काम करने के लिए, कोई नया काम खोलने के लिए फ़ायदा हो जाता है उनको कुछ तो अमाउंट मिल जाता है कि वो काम कर सके। तो ये क्या है, महिला ऋण महिलाओं को दिया जाता है। 90+ लोन क्या है, कुल लोन का अधिकांश हिस्सा महिलाओं को दिया जाता है। यहाँ पर 90% महिलाएं लोन ले रही हैं, ठीक है।
95% रिकवरी रेट। लोन वापस का रिकॉर्ड विश्व स्तर पर आधारित है कि रिकवरी रेट के लोग लोन ले रहे हैं ना तो गांव वाले वो रिटर्न भी कर देते हैं, रिकवरी रेट है उसका कि लौटा रहे हैं। 1956 में स्टार्ट हुई है बांग्लादेश में, ठीक है, जो नाम लिखा था बांग्लादेश का माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ है, और इनको 2006 में क्या है फिर नोबल पीस प्राइज़ दिया गया है कि आपने बहुत ही अच्छी चीज़ की, गाँवों में बैंक खोल दिए। गाँव वाले लोग बेचारे बहुत ही परेशान रहते थे क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ खेती ही हो रही है, तो वो क्या ही करेंगे, कुछ भी और काम करने के लिए थोड़ा तो अमाउंट की ज़रूरत है जो उनके पास था ही नहीं कभी। बाहर शहरों में आ नहीं सकते, उनको कौन बाहर के शहरों में तो रेट ही 3-4 हज़ार है बैंक ओपनिंग का। तो ग्रामीण बैंक की अब लाभ की बात करेंगे, क्या इसके मुख्य लाभ हो रहे हैं कि क्या इससे फ़ायदे हो रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, 90% लोन महिलाओं को और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए दिए गए हैं। महिलाओं को पैसे मिले तो उससे फ़ायदा हो रहा है। बिना गारंटी के ज़मीन या सोने की गारंटी रखने की ज़रूरत नहीं। देखो लोन लेने जब किसी के पास जाते हैं ना, इंसानों के पास, जैसे बड़े बड़े साहूकार हो गए, ज़मींदार हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो ना गोल्ड मांगते हैं, वो मांगते हैं भाई अपनी ज़मीन के कागज़ दो, हम तुम्हें तब लोन देंगे। लेकिन बैंक वाले ऐसा नहीं कर रहे, बिना किसी उसके दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि छोटे लोन है तो दे देते हैं वो। स्वरोजगार, अब इससे क्या होगा, ये लोग उस पैसे से अपना खुद का रोजगार खोल सकते हैं, ठीक है। सिलाई कर ली, पशुपालन कर लिया, जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर लिया। सिलाई की मशीन चाहिए उनको, 5-6 हज़ार की तो आती होगी, तो उन्हें पैसे तो चाहिए तभी तो सिलाई कर पाएंगे, तो ये काम करना। वित्तीय समावेश, बैंकिंग तक पहुंच बिना बैंक खाते के। उनको छोटे छोटे गाँव में बैंक खुलवाने से क्या है कि बैंक के उनके खाते ही नहीं बने हुए, बैंक का अकाउंट्स नहीं है, उनको कुछ नहीं पता बैंक से रिलेटेड, लेकिन तब भी क्या है उनको फ़ायदा हो जाता है। बट अब इसकी आलोचना भी पढ़नी है सब। देखो कोई भी चीज़ है अगर, तो उसकी अगर अच्छी चीज़ें तो कुछ ख़राब भी होती हैं, तो आलोचना भी पढ़नी है। उच्च ब्याज दर, कुछ मामलों में ब्याज दर को बहुत अधिक देखा गया, कुछ टाइम पे यह देखा गया कि जो ब्याज की दर है वो इतनी है कि गांव वाले लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कर्ज का जाल, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ जा रहा है, मतलब एक बार लोन लिया पर वो चुका ही नहीं पाए, तो क्या हो गया, दूसरा लोन लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। अब 2 लोन हो गए, उन दोनों को चुकाओ, कैसे चुकेगा वो। एक लोन चुकाने के लिए लोग दूसरे लोन ले लेते हैं, तो ये मतलब ये वो हो गया। देखो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, गरीब लोग होते हैं, पैसे लिए पर उसको इन्वेस्ट करना नहीं आया, समझ नहीं आया, काम खोला पर वो काम चला नहीं, तो कर्जे में डूब गए ना, पैसे तो देना पड़ेगा, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, फिर वो और बढ़ता जा रहा है, तो ये ना चक्र बन जाता है, फंसते चले जाते हैं, बाहर आना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक दबाव, लोन ना चुका पाने पर दबाव, कई बार आत्महत्या भी हुई है। लोन उन्होंने ले लिया कि हम काम खोलेंगे, पर वो काम चला ही नहीं। लोन लेके खेती करी, खेती बर्बाद हो गई, है ना, बाढ़ आ गई, पानी नहीं आया, सूखा पड़ गया, खेती बर्बाद हो गई, तो उनका पैसा, वो तो ये सोच रहे थे ना हम पैसे से खेती करेंगे, फिर खेती को बेचेंगे, फिर हमारे पास पैसा आ जाएगा, लोन का पैसा चुका देंगे, फिर हमारे पास भी पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, प्लानिंग फ्लॉप हो गई। तो अब ये कि लोन का पैसा कैसे चुकेगा, तो वो किसान जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लोन में दब जाते हैं, एंड वो ना आत्महत्या कर लेते हैं कि अब हम क्या ही करें, हमारे पास कुछ नहीं बचा, इतना लोन हो गया बैंक का, तो वो एंड में आत्महत्या कर लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा देखेगा, किसानों वगैरह ने बहुत आत्महत्याएँ की है। सीमित पैमाना, बड़े उद्योग या दीर्घकालीन विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो ये गाँवों में अगर लोन दे रहे हैं ना छोटे बैंक वाले, तो ये कम ही लोन दे रहे हैं, बड़ा लोन नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि रिकवरी कैसे हो पाएगी इतनी बड़ा लोन हम दे भी देंगे तो ये लोग रिकवर कैसे करेंगे, तो नहीं दे रहे ये बड़ा लोन, छोटे छोटे लोन ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए छोटी सी वीडियो थी 15 मिनट की। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। 2 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, बाकी के और क्वेश्चन बाकी के पार्ट्स में करेंगे। किसी को कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।